हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 6 to 8 में सोशल साइंस के लिए सॉल्व्ड पेपर और प्रैक्टिस बुक को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 3 के री एग्ज़ाम, टीआरई 3 के कैंसल्ड एग्ज़ाम और टीआरई 2 के सभी क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड के साथ सॉल्यूशन दिया हुआ है और साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पेपर को कैंसिल कर दिया गया था उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लैटिन एवं ग्रीक। इटली में पुनर्जागरण ने लैटिन व ग्रीक भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया। इटली में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इन विश्वविद्यालयों में कानून के साथ साथ मानविकी विषयों की पढ़ाई होती थी। फ्रांचेस्को पेट्रार्क का मानना था कि प्राचीन काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के माध्यम से ही समझा जा सकता था। अतः प्राचीन सभ्यता की लैटिन भाषा की पांडुलिपियों की खोज पुनः प्रारंभ हुई। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के साथ ही इटली में बहुत से विद्वान आए और ग्रीक भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया। प्लेटो एवं अरस्तु जैसे दार्शनिकों के ग्रंथों को पढ़ा गया। अगला प्रश्न है, 17वीं-18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 स्टेट में। 17वीं-18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना 3 स्टेट में विभक्त थी। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग तथा तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर आदि आते थे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया क्योंकि इसकी शर्तें जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि के वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भंग कर दी। युद्ध के कारण हुई तबाही की क्षतिपूर्ति के रूप में 6 अरब पाउंड की अत्यधिक धनराशि जर्मनी पर थोप दी गई। ए, बी और सी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सी.आर. दास। सी.आर. दास ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक नहीं थे, बल्कि वे एक राजनीतिज्ञ, पत्रकार, वकील एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू और कान्हू मुर्मू, जतरा भगत आदि ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो।
स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित फ्रांसीसी समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया और रूसो ने उसे आगे बढ़ाते हुए जनता तथा उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। टाइद चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर था और लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, जबकि टाइल प्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1918 में। नवंबर 1917 ईस्वी में रूसी बोल्शेविक पार्टी ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए, किंतु उन्हें बहुमत नहीं मिला। अतः जनवरी 1918 ईस्वी में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक थी। मार्च 1918 ईस्वी में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवती चरण वोहरा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर भगवती चरण वोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखा था। इसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए इस पुस्तक को अंतिम रूप दिया था। 26 जनवरी 1930 को इसे देश भर में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक जहाज। कामागाटा मारू एक जहाज था। कामागाटा मारू की घटना 1914 में उस समय घटित हुई जब कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में पंजाब के 376 यात्री जापानी समुद्री जहाज कामागाटा मारू में बैठकर हांगकांग से रवाना हुए थे। जब यह जहाज याकोहामा पहुंचा तब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। जब यह जहाज वैंकूवर पहुंचा तो कनाडा की सरकार ने उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। विभिन्न प्रतिबंधों के चलते जहाज को वापस भारत की ओर लौटना पड़ा। इसके बाद जब जहाज बजबज बंदरगाह पर पहुंचा तो यात्रियों और पुलिस में झड़प हुई। इससे कुछ यात्री मारे गए और शेष को जेल में डाल दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1920 नागपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1920 के अधिवेशन में संसदीय बोर्ड का गठन किया गया था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था। संसदीय बोर्ड की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ई.वी. रामास्वामी नायकर।
आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा ई.वी. रामास्वामी नायकर थे। पेरियार अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे और संस्कृत शास्त्रों की गंभीरता से अध्ययन करते थे। एक दावत में उन्होंने देखा कि निम्न जातियों और उच्च जातियों को अलग अलग बैठाया गया था, अतः उन्होंने जाति प्रथा के विरोध में स्वाभिमान आंदोलन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत थे, जिनका ब्राह्मणों ने अधिग्रहण कर लिया है। पेरियार मनु संहिता, भगवद गीता, रामायण आदि ग्रंथों के कटु आलोचक थे। अगला प्रश्न है, जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1922 में। जर्मनी में हिटलर ने 1922 ईस्वी में नाजी यूथ लीग का गठन किया था। 1926 ईस्वी में इसे हिटलर यूथ नाम दिया गया। 1933 ईस्वी तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाजीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया था और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओसवाल्ड मोजले। ओसवाल्ड मोजले फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया। ये अक्सर कम्युनिस्ट और यहूदी समूहों के साथ मिलकर दंगे और हिंसक गतिविधियां करते रहते थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें पद त्याग देना पड़ा, क्यों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। समाजवादी नेता लियो ब्लूम फ्रांस के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले यहूदी थे। उन्होंने स्पेनिश गृहयुद्ध के समय गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। उनकी योजनाओं के कारण फ्रांसीसी व्यापारी, रूढ़िवादी नेता आदि नाराज हो गए थे। फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण सीनेट में बहुमत प्राप्त रेडिकल सोशलिस्ट नेताओं ने ब्लूम को आपातकालीन डिक्री शक्तियां देने से मना कर दिया। इस प्रकार देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थितियां एवं रेडिकल सोशलिस्ट नेता सोते पथ के षड्यंत्रों के कारण लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शांति एवं निर्माण की नीति। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को स्थापित किया था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर अधिक जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम एवं उसकी कार्रवाइयां बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गया। अगला प्रश्न है, 1904 में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1904 में हुए हार्दिक समझौता या एंटेंट कॉर्डियल में फ्रांस और इंग्लैंड शामिल थे। इस समझौते ने जर्मन आक्रमण के सामने फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत की। इस समझौते के माध्यम से समुद्र में मछलियां पकड़ने एवं औपनिवेशिक सीमाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया और मिस्र पर ब्रिटेन के अधिकार तथा मोरक्को पर फ्रांस के अधिकार को मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोलैंड। 1815 ईस्वी में वियना संधि में पोलैंड शामिल नहीं था। 1815 में नेपोलियन को पराजित करने के पश्चात ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों के प्रतिनिधि वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना की संधि तैयार की। संधि के अनुसार फ्रांस में बुर्बो वंश को बहाल किया गया और फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बहाल किए गए। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियां इस प्रकार हैं। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। उगते सूर्य की किरण नए युग का सूत्रपात था। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक था। टूटी हुई बेड़ियां आज़ादी मिलने का प्रतीक था। बाज, छाप, कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति थी। तलवार मुकाबले की तैयारी था। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह था। अगला प्रश्न है, सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में बुनकरों के कोष्ठी समुदाय के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 18वीं सदी तक भारतीय महीन कपड़ों का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बना हुआ था। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हेनरी पतुलो के अनुसार भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में इंग्लैंड में कपड़ा बुनने और काटने वाली मशीनों जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी आदि का विकास हुआ। ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ज्योतिराव फूले द्वारा रचित पुस्तक गुलामगिरी निम्नलिखित धारणाओं को निष्प्रभावी करती है। निम्न जाति विभेद, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध और सामाजिक ताने बाने की जटिलता। गुलामगिरी पुस्तक को फूले ने उन सभी अमेरिकियों को समर्पित कर दिया जिन्होंने गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस प्रकार उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। अगला प्रश्न है, स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्टालिनग्राद की लड़ाई जर्मनी और सोवियत संघ के मध्य हुई थी। इस युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी और यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के लिए निर्णायक साबित हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण हिटलर द्वारा मॉस्को पर कब्जा करने के उद्देश्य सोवियत संघ पर हमला करना था। अगला प्रश्न है, बेला या चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बेला या चमेली क्रांति का संबंध ट्यूनीशिया से है। इसे ट्यूनीशियाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नागरिक प्रतिरोध का यह 28 दिन तक चलने वाला गहन अभियान था,
जो 17 दिसंबर 2010 को मोहम्मद औब जीजी नामक फल विक्रेता के आत्मदाह से शुरू हुआ था, जिसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतंत्रता, खाद्य संकट आदि शोषणकारी नीतियों का अंत हुआ। इस तरह 14 जनवरी 2011 को तानाशाह जीन अल आबिदीन बेन अली को शासन सत्ता छोड़ना पड़ा और देश का लोकतंत्रीकरण हुआ। यह अरब स्प्रिंग का पहला सफल आंदोलन था। अगला प्रश्न है, रोम चलो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुसोलिनी। रोम चलो का नारा इटली के फासीवादी नेता मुसोलिनी ने दिया था। 1922 को मुसोलिनी ने अपने 10,000 शस्त्रधारी फासीवादियों के साथ रोम शहर में आ गए। इटली के प्रधानमंत्री ने सम्राट से मार्शल लॉ लागू करने का आग्रह किया, किंतु सम्राट ने ऐसा करने से मना कर दिया। फासीवादी नेता ने रोम पर धावा बोल दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और सम्राट ने मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दे दिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा का समाचार पत्र है। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का, हिंदुस्तान टाइम्स के एम पाडिक्कर का, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का और उदंड मार्तंड जुगल किशोर का समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेनिन। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय व्लादिमीर लेनिन को दिया जाता है। 1921 में लेनिन द्वारा इस नीति को शुरू किया गया था, जिसमें एक मुक्त बाजार और पूंजीवाद राज्य के नियंत्रणाधीन होंगे, जबकि सामाजिक राज्य उद्यम लाभ के आधार पर काम करेंगे। लेनिन ने रूस में निजी संपत्ति, निजी उद्यम और निजी लाभ को बड़े पैमाने पर बहाल किया। नई आर्थिक नीति मुख्यतः एक नई कृषि नीति थी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वैश्वीकरण आमतौर पर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में उभरकर सामने आई। भूमंडलीकरण के कारण देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होती है, साथ ही आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। विभिन्न देशों में नवीनतम तकनीकी और वैज्ञानिक विकास होता है। इसके साथ ही लोगों के बीच विचारों, भूमिकाओं तथा सांस्कृतिक मान्यताओं आदि का आदान प्रदान होता है। इसे मुख्यतः 5 प्रकारों राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और संस्थागत के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी। जेबीसी का कथन पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौरान यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया था। अमेरिका में आई विश्वव्यापी मंदी के कारण कीमतों में कमी आ गई और अमेरिकी बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया था। आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों की अर्थव्यवस्था धाराशायी हो गई। 1933 तक 4000 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के मध्य लगभग
1,10,000 कंपनियां नष्ट हो गईं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में रॉबर्ट वेस्टर्न, जेथरो टूल, लॉर्ड टाउनशेंड एवं आर्थर यंग को जाना जाता है। रॉबर्ट वेस्टर्न ने 3 खेत प्रणाली को घाटों से उबारने में अहम भूमिका निभाई। जेथरो टूल ने कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। टाउनशेंड ने 3 फसल प्रणाली की जगह पर 4 फसल पद्धति को अपनाया। इसने गेहूं, शलजम, जौ और लौंग बोने की परंपरा शुरू की। आर्थर यंग ने कृषि जोत के आकार को बड़ा करने पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के मध्य लड़ा गया था। यह मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया एक वैश्विक संघर्ष था। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, अमेरिका, जापान आदि देश शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बुल्गारिया आदि देश थे। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी एवं इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वस्त्र या कपास। औपनिवेशिक काल में वस्त्र कपास उद्योग भारतीयों का प्रमुख उद्योग था। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। 18वीं सदी में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन होकर इंग्लैंड ने केलिको अधिनियम पारित किया था, क्योंकि उस समय वैश्विक कपड़ा बाजार में भारतीय महीन कपड़े का दबदबा रहता था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1917 में। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष और किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1557 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा। प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं शताब्दी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था। पुर्तगालियों द्वारा प्रथम छापाखाना 1557 ईस्वी में स्थापित किया गया। गोवा में जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पेरिस शांति सम्मेलन के 4 बड़े परिषद के सदस्य ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस की जॉर्जियस क्लेमेंसियो, इटली के ऑरलैंडो तथा अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जिन्हें बिग 4 के रूप में जाना जाता है। जनवरी 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन पेरिस के ठीक बाहर वर्सेल्स में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति की शर्तों पर बातचीत करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया।
क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने के लिए आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट तथा संपादक को प्रतिबंधित करने का व्यापक हक मिल गया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैसाखी के दिन। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैशाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए और काफ़ी लोग ब्रिटिश दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए भी गए थे। लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि इलाके में मार्शल लॉ लागू है। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर मैदान से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिया और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। अगला प्रश्न है, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से शुरू किया। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। इसी समय पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में साल भर लग गए। अगला प्रश्न है, किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली ने। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की थी। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबों को छाप चुके थे। अंग्रेजी भाषा प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। 18वीं शताब्दी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग के मैदान में एकत्रित हुए थे। 13 अप्रैल को जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। सरकार ने इसकी जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया था। हंटर कमेटी के 8 सदस्यों में से 5 अंग्रेज थे, जबकि 3 भारतीय, चीमनलाल, हरीलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान, ये तीनों शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जियोग्राफी के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।